हेलो डियर स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ा था और उसको डिराइव कैसे करते हैं वो भी सीखा था। आज हम इस लेक्चर में कूलम्स लॉ की कुछ लिमिटेशंस हैं जिनके बारे में पढ़ेंगे। ऐसे कुछ सिचुएशंस, ऐसे कुछ सिनेरियोज जहाँ पे कूलम्स लॉ जो है एज सच यूज़ नहीं किया जा सकता है, या हम ये कह सकते हैं कि कूलम्स लॉ जो है वो वैलिड नहीं होता है, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है। तो ऐसी कुछ सिचुएशंस देखेंगे हम कहाँ कहाँ पे कूलम्स लॉ जो है वो वैलिड नहीं होता है। तो देखिए, कूलम्स लॉ जब हमने डिराइव किया था तो हमने उसकी डेरिवेशन करते हुए सबसे पहले यही एजम्पशन की थी कि कूलम्स लॉ जो है वो वैलिड होता है अगर हम पॉइंट चार्जेस की बात करते हैं, तो उसमें पॉइंट चार्जेस की एजम्पशन की बात की गई है। लेकिन अगर चार्जेस जो हैं फाइनाइट साइज़ के हो जाते हैं तो फाइनाइट चार्ज होने की वजह से उनकी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन उनके बीच में लगने वाली फोर्सेस को अफेक्ट कर सकती है। देयरफॉर वहाँ पे जो फोर्स आएगी वो डिफरेंट आएगी अगर हम कूलम लॉ यूज़ करके करेंगे, या हम कह सकते हैं एक्यूरेट नहीं आएगी। तो कूलम्स लॉ जो है वो सिर्फ और सिर्फ कब वैलिड है, जब हम पॉइंट चार्ज एजम्पशन लेते हैं तब। लेकिन अगर पॉइंट चार्जेस ना हो तो वहाँ पे कूलम्स लॉ वैलिड नहीं होता है, हम ये कह सकते हैं। दूसरा जो लिमिटेशन है वो है स्टेशनरी चार्जेस। देखो, कूलम्स लॉ को जब अप्लाई किया जाता है तो हम बात करते हैं कि चार्जेस जो हैं वो स्टेशनरी हैं, मूव नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर चार्जेस मूव करने लग जाते हैं तो वहाँ पे मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स भी आ जाते हैं जिसकी वजह से जो है वो फोर्स अफेक्ट हो जाएगी। तो अगर स्टेशनरी चार्जेस हैं तभी कूलम्स लॉ जो है वो वैलिड होता है। तो थर्ड केस या थर्ड लिमिटेशन क्या है कूलम्स लॉ की, कि कूलम्स लॉ जो है अगर डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट अगर यूनिफॉर्म है। देखिए, डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट हम आगे पढ़ेंगे इसको डिटेल में, लेकिन ये देखिए जब हमने कूलम लॉ की हेल्प से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन निकाली थी वो आई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट जो है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है और ये मीडियम पे डिपेंड करती है। अगर यूनिफॉर्म मीडियम है जिसका डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट यूनिफॉर्म है, ऐसा मीडियम है, तो वहाँ पे जो है कूलम्स लॉ जो है एक्यूरेट रिजल्ट देगा। लेकिन वहाँ पे हम इसको ऐसी जगह जहाँ पे नॉन होमोजीनियस या एन आइसोट्रॉपिक मीडिया है वहाँ पे हम डायरेक्टली कूलम्स लॉ एज सच यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये किसकी लिमिटेशन है। नेक्स्ट लिमिटेशन है नॉन रिलेटिविस्टिक स्पीड में। कूलम लॉ तो वैलिड है जब स्टेशनरी चार्जेस हैं, या फिर हम कह सकते हैं इनकी स्पीड बहुत कम है, लेकिन अगर चार्जेस स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करने लग जाएं, रिलेटिविस्टिक स्पीड हो जाए, तो वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स भी कंसीडर करने पड़ते हैं। तो वहाँ पे उस सिचुएशन में जो है कूलम्स लॉ वैलिड नहीं रहेगा। नेक्स्ट लिमिटेशन है कि कूलम लॉ इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर वेरी वेरी शॉर्ट डिस्टेंसेस। कितना शॉर्ट डिस्टेंस, अगर हम एक फेम्टोमीटर की बात करते हैं, फेम्टोमीटर हो गया 10⁻⁻15 मीटर, मतलब न्यूक्लियस के अंदर की बात कर रहे हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर जो है कूलम्स लॉ एक्यूरेट नहीं होता है, वहाँ पे क्वांटम इफेक्ट्स डोमिनेट कर जाते हैं, वहाँ पे न्यूक्लियर फोर्सेस डोमिनेट कर जाती हैं, तो कूलम लॉ जो है वहाँ वैलिड नहीं होता है। तो ये सब सिनेरियोज थे जहाँ पे कूलम्स लॉ एज सच यूज़ नहीं किया जा सकता है, कूलम्स लॉ की यहाँ पे लिमिटेशंस हो जाती हैं। तो ये छोटा सा टॉपिक है जो आपको, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ से कुछ क्वेश्चंस जो हैं आपसे आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि हमने कैलकुलेट करना है मल्टीपल चार्जेस की वजह से किसी एक इंडिविजुअल चार्ज पे कितनी नेट फोर्स लगेगी। तो इसको अगर हमने कैलकुलेट करना हो तो हमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज़ करना पड़ता है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है क्या, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन समझते हैं पहले। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि इन अ सिस्टम ऑफ मल्टीपल चार्जेस, मल्टीपल चार्जेस मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें आपके बहुत सारे चार्जेस हों। जैसे कि मैंने यहाँ पे शो किया है एक सिस्टम, मेरे पास चार्ज है Q1 Q2 Q3 Q4 और Qn, n नंबर ऑफ चार्जेस है मेरे पास, तो ये हो गया मल्टीपल चार्ज सिस्टम। तो यहाँ पे अगर मैंने किसी एक चार्ज पे, मान लो Q1 पे सभी चार्जेस की वजह से नेट फोर्स निकालनी हो, तो वो कैसे कैलकुलेट होती है, द टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ पर्टिकुलर चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ, कैसा सम, वेक्टर सम ऑफ all individual forces exerted on it by all other charges in the system, and each force is calculated here by using Coulomb's law and it is unaffected by the presence of
अदर चार्जेस। तो इसको मैं फिर समझाती हूँ कि मेरे पास अगर मान लो n चार्जेस हैं जिनका नाम मैंने Q1, Q2, Q3 अप टू 1 Qn रखा है, और मैं Q1 पे नेट फोर्स निकालना चाह रही हूँ उन सब चार्जेस की वजह से, तो मैं पहले Q1 पे Q2 की वजह से लगने वाली फोर्स कूलम लॉ की हेल्प से कैलकुलेट कर लूँगी। देन Q1 पे Q3 की वजह से लगने वाली फोर्स कूलम लॉ की हेल्प से कैलकुलेट करूंगी। ऐसे सब फोर्सेस nth चार्ज की वजह से Q1 चार्ज पे लगने वाली फोर्स को कूलम लॉ की हेल्प से कैलकुलेट कर लूँगी और उन सब का वेक्टर सम लूँगी। तो ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हो गया। ये इस तरह से मैं Q1 चार्ज पे लगने वाली नेट फोर्स को कैलकुलेट कर सकती हूँ। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे अगर मैं Q2 की वजह से Q1 पे जो फोर्स लग रही है उसको कैलकुलेट कर रही होंगी, तो उस टाइम Q3 हो प्रेजेंट वहाँ पे चाहे ना हो, डजंट मैटर, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ना Q3 का, ना Q4 का, ना Qn का। अदर चार्जेस जो भी सिस्टम में रहेंगे उनका कोई भी इफेक्ट जो है Q1 चार्ज पे Q2 की वजह से निकालने वाली फोर्स पे नहीं पड़ने वाला है। ये आपने ध्यान रखना है। तो ठीक है, अब मैं फोर्स Q1 पे Q2 की वजह से फाइंड आउट करूँगी। तो मुझे पता है फोर्स क्या होती है, एफ से लिखते हैं हम, अगर वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो फोर्स फर्स्ट चार्ज पे सेकंड चार्ज की वजह से लगने वाली फोर्स F12 दैट इज इक्वल टू के ले लूँ मैं चाहे, और चाहे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, वो हमें पता ही होता है कि के लिख लेते हैं उसको, तो Q1 Q2। और देखो यहाँ पे हमने डिस्टेंस लिखना है ना इनके बीच का, तो R जो है मैं Q2 से Q1 की तरफ पढ़ रही हूँ तो इसको लिख दूंगी R21 इसका स्क्वायर, और साथ में डायरेक्शन के लिए लगा दूंगी यहाँ पे यूनिट वेक्टर R21। ठीक है, अब मैं फोर्स फाइंड आउट करूँगी Q1 पे Q3 की वजह से, तो उसका नाम रख दूंगी F13। तो वो फोर्स कितनी होगी, के Q1 Q3 अपॉन R31 का स्क्वायर और R31 कैप यूनिट वेक्टर लिख दूंगी। तो उसको मान लेती हूँ इक्वेशन नंबर 2, ये होगी मेरे पास इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अप टू सो ऑन F1n फर्स्ट चार्ज पे nth चार्ज की वजह से लगने वाली फोर्स कितनी होगी, K इंटू Q1 Qn अपॉन Rn1 का स्क्वायर और Rn1 यूनिट वेक्टर। इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल देती हूँ मैं। अब क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कि ये सारी फोर्सेस, अगर हमें नेट फोर्स निकालनी हो तो सारी फोर्सेस का वेक्टर सम लेना होगा। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि जो नेट फोर्स लगने वाली है फर्स्ट चार्ज पे, है ना, सभी की चार्ज की वजह, तो सबको ऐड कर दूंगी मैं। तो एफ नेट जो मेरे पास आएगी वो होगी एफ फर्स्ट चार्ज के ऊपर सेकंड चार्ज से लगने वाली फोर्स, उसका वेक्टर सम लेना है। फर्स्ट पे थर्ड की वजह से, फर्स्ट पे फोर्थ की वजह से, अप टू सो ऑन फर्स्ट पे nth चार्ज की वजह से लगने वाली फोर्स, इन सब का वेक्टर सम मैं ले लूँगी। तो मैं क्या करूँगी, अब जो मेरे पास कॉमन था, जैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जिसको मैंने के लिखा है वो मेरे पास कॉमन है, तो के सब में कॉमन आएगा। सिमिलरली Q1 चार्ज जो है वो सब में कॉमन होगा, तो मैं Q1 को भी यहाँ पे कॉमन ले लेती हूँ। तो मेरे पास क्या बचता है यहाँ पे Q2 फर्स्ट में अपॉन R21 का स्क्वायर, R21 यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट में बचेगा Q3 R31 का स्क्वायर, R31 यूनिट वेक्टर अप टू सो ऑन। लास्ट यहाँ बचेगा Qn अपॉन Rn1 का स्क्वायर, Rn1 यूनिट वेक्टर। ये मेरे पास आ गया सारा कॉमन। तो अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, देखो कि या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो भी आपको ठीक लगे जैसा भी। तो इसको क्या लिख सकती हूँ, Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर इटसेल्फ डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड R21, है ना, मतलब वेक्टर और मैं मैग्नीट्यूड में डायरेक्ट लिख लूँ, जैसे कल भी हमने किया था इस तरह से। Q3 R31 का स्क्वायर, R31 वेक्टर डिवाइड बाय R31 इसका मैग्नीट्यूड, Qn अपॉन Rn1 का स्क्वायर, Rn1 वेक्टर और इसका मैग्नीट्यूड। तो इन सब को देखो, एफ नेट मैं कैसे लिख सकती हूँ, मैं के को लिख रही हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, और यहाँ पे देखिए Q2 अपॉन R21 का क्यूब, R21 वेक्टर, Q3 R31 का क्यूब, R31 वेक्टर, टू सो ऑन Qn Rn1 का क्यूब, Rn1
वेक्टर, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों ही मैग्नीट्यूड में हैं तो उनको कंबाइन कर लिया। और इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म ऐसे भी बनाई जा सकती है कि ये आपके पास देखो, यहीं लिख देती हूँ मैं Q1 अपॉन 4πε0 इन सब का समेशन I वेरीज फ्रॉम 1 to n। यहाँ पे Q2 Q3 Q, तो I को वेरी करते रहेंगे, तो यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ मैं QI, ठीक। और यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया R, और 2 3 इस तरह से वेरी होंगे ना सारे, तो I, और यहाँ पे सबके साथ 1 है तो I1 का क्यूब, और यहाँ पे किसका वेक्टर किस तरह से हो जाएगा R। तो देखो यहाँ पे जो है वो 1 और I इस तरह से चेंज होगा, तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में नेट फोर्स जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स, इसके इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आपको करने होते हैं जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। तो या आप आई क्यूब लिखो, यहाँ पे स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर है, सच आप रहने दे सकते हैं। तो आई आप वेरी कर सकते हो। आई यहाँ पे मेरे पास पर्टिकुलर केस में 1 सेकेंड आई वेरीज फ्रॉम, एक ध्यान रखना है आपने, आई जो यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे 2 3 4 है ना, 1 नहीं है, तो ये ध्यान रखना है। आई कहाँ से वेरी कर रहा है 2 से, तो यहाँ पे देखो 2 रखोगे आई तो ये 2 1 का क्यूब आ जाएगा, यहाँ पे आई की जगह 2 रखोगे तो ये 2 1 आ जाएगा। या फिर आप बोलेंगे कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो RI1 लिख देती हूँ मैं इसको, RI1। तो देखो यहाँ से आई की वैल्यू पुट करोगे, 2 पुट करोगे पहले, तो यहाँ पे सब 2 हो जाएगा और यही ये बन जाएगा, है ना। आई को 2 पुट करोगे, फिर आई को उसके बाद आई 2 से n तक वेरी है ना, उसके बाद नेक्स्ट पुट करेंगे 3, तो ये वाली टर्म आ जाएगी। देखो क्यू आई को 3 पुट करेंगे, Q3 अपॉन R31 का क्यूब, R31 वेक्टर। तो अब उसके अप टू सो ऑन nth को पुट करोगे तो हमारे पास ये nth टर्म आ जाएगी। इस तरह से हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज़ करके किसी भी इंडिविजुअल एक चार्ज पे अदर्स जितने भी सिस्टम में चार्जेस प्रेजेंट हैं उनकी वजह से फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये वेक्टर सम है, इसको कैलकुलेट करने न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आएगा। तो हम कुछ इसके ऊपर प्रॉब्लम्स भी लेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।